वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। आज भैया बात करेंगे क्लास 10th का हमारा चौथा सेशन है और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के। तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि फॉर्मूले लिख डालते हैं। तुम्हें भी यही करना है, पहले फॉर्मूले लिख डालते हैं चैप्टर के। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज को लाने में, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी यही था कि भैया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मतलब अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो तो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V बराबर भी क्या होगा, W बाई क्यू होगा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था भैया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, क्योंकि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन या रिमूवल से आता है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। जो हमारा करंट होता है I, दैट इज गिवन बाई Q बाई टी। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया था, Q बाई टी। उसके बाद ओम्स लॉ की इक्वेशन थी V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ V एंड I। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि भाई रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उससे फॉर्मूला निकल के आया था R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। मतलब रेजिस्टेंस जो है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड रो इज रेजिस्टिविटी। नेचुरली अगर तुम्हें रेजिस्टिविटी निकालनी है तो यहाँ से रेसिप्रोकल ले सकते हो। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन L हो जाएगा। अब अगर सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस होता है दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो इतने फॉर्मूले। हाँ, एक और फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर किसी रजिस्टर में करंट फ्लो होता है, I करंट R रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, T टाइम तक फ्लो हो रहा है, तो कितनी हीट जनरेट होगी उसमें हीट जनरेट होगी I स्क्वायर RT। पावर की बात करें, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमने निकाला था रेट ऑफ डूइंग वर्क से dW अपॉन dt। तो ये आ गया था V इंटू I। और V की वैल्यू रखें अगर I इंटू R तो ये आ जाता है I स्क्वायर R। और अगर I की वैल्यू रखें V अपॉन R तो भैया ये आ जाता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इसी के साथ हमने कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखी थी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज किलोवाट आवर। तो वो किलोवाट आवर से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना सीखेंगे। लास्ट में जो क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के दे विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो इतने फॉर्मूलों का कंपाइलेशन है, तो एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाओ। whenever you are doing numericals make a formula sheet in the beginning। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा, न्यूमेरिकल्स के लिए सारे फॉर्मूले तुम्हारी नज़र में आ जाएंगे और फिर तुम आसानी से देख सकते हो कि न्यूमेरिकल में क्या डेटा गिवन है और क्या डेटा गिवन है और क्या पूछा गया है। तो जो पूछा गया है उस हिसाब से तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूले का रिवीजन भी हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे। तो भैया पहला न्यूमेरिकल देखो तुम्हारी स्क्रीन पर। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तो पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है भैया कि हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 5 मिली कूलाम चार्ज। एक 5 मिली कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, और एक ऐसे पॉइंट पर लाना है जहाँ पर पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा गया है। तो जो पहला फॉर्मूला तुमने लिखा है फॉर्मूला शीट में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही फॉर्मूला लिखा है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है भैया। तो V तुम्हें दिया हुआ है तो W बराबर हो जाएगा क्या, Q इंटू V। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो Q हो गया 5 मिली कूलाम, मिली को कूलाम में बदल लो
तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि याद रखो न्यूमेरिकल जब भी करते हैं तो सारी क्वांटिटीज़ हमारी सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होनी चाहिए, मतलब सारी MKS में हो सकती हैं, सारी CGS में हो सकती हैं, तो सेम सिस्टम में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, पोटेंशियल 12 दे रखा है, तो ये 60 इंटू 10⁻3, अगर चाहो तो इस 10 को इस 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² जूल। तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, बोलो, हमें वर्क करना पड़ेगा 6 इंटू 10⁻² जूल। उतार लो भैया फटाफट। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, लेट्स सी। दूसरे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है। क्या किया है इन्होंने कि एक पार्टिकल का चार्ज दे रखा है। चार्ज कितना दे रखा है, पार्टिकल का चार्ज दे रखा है भैया 1.5 कूलम, और इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, और इन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल दे रखा है, मतलब इन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल दे रखा है, एक पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है 120 वोल्ट और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है 50 वोल्ट। तो पूछा है भैया वर्क कितना करना पड़ेगा, यही न्यूमेरिकल है भाई। इस न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होता है जहां तुम चार्ज ले जाते हो, और ये वर्क डन होता है उस पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो यही फॉर्मूले में V क्या हो जाता है, V इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, मतलब 120 माइनस 50, और बाकी ये क्या हो जाता है, ये वर्क डन हो जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वो हो जाता है, और ये क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है चार्ज। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ लिखेंगे W बराबर हो जाएगा Q इंटू V। क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। Q की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 50, तो ये हो जाएगा भैया 1.5 इंटू 70। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105 जूल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, देख लो। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज के फ्लो के मेंटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। मतलब Q बराबर दे रखा है 1 कूलम, और पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। बिल्कुल सही पूछा है भैया, चार्ज कितना चाहिए होगा। चार्ज जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन और रिमूवल से जनरेट होता है, एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस NE। तो भैया Q दे रखा है 1 कूलम, N पूछा है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भैया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देख लो भैया, एक कूलम चार्ज को मेंटेन करने के लिए, एक कूलम चार्ज के फ्लो के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो भैया नोट कर लो फटाफट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन अ वायर, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इफ 900 कूलम ऑफ चार्ज। कितने कूलम, 900 कूलम चार्ज। 900 कूलम चार्ज अगर 10 मिनट्स में फ्लो कर रहा है, 900 कूलम चार्ज अगर कहीं पर 10 मिनट्स में फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा। तो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने करंट का, विच कंप्राइजेज ऑफ Q एंड T। तो हमने फॉर्मूला लिखा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q कितना दे रखा है,
Q दे रखा है 900 कूलाम और फिर ये दे रखा है मिनट में, तो टाइम को सेकंड में बदलना पड़ेगा। सेकंड में बदलोगे 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 सेकंड्स आ जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 9/6 एंड 9/6 इज डेफिनेटली 1.5 एम्पियर। मतलब कितना करंट होगा, 1.5 एम्पियर करंट होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई तो नोट कर लो फटाफट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 12 ओम। एक 12 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है एंड इफ अ बैटरी ऑफ 18 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, और उसके अक्रॉस, एक रजिस्टर के अक्रॉस, एक ये रजिस्टर है 12 ओम का और उसके अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट किया है हमने, और उस बैटरी का पोटेंशियल कितना दे रखा है, उस बैटरी का पोटेंशियल 18 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इस रजिस्टर में, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछी है भैया। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला करंट निकालना है, V दे रखा है, R दे रखा है, तो ये हो जाएगा 18/12। 18/12 एम्पियर करंट होगा। मतलब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा भैया तुम्हारा 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या कह रहे हैं देखो भैया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ दे रखी है तुम्हें 1 मीटर। लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। तो भैया रेजिस्टिविटी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस पूछा है, तो क्या रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ρL/A। वेरी गुड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो एरिया हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो भैया, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। मतलब 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो तुम्हें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो 1/1000, 1000 में होते हैं 3 0, तो ये 10⁻³ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मिलीमीटर का स्क्वायर है, मतलब 2 बार 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 बार 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ध्यान रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स लगाते समय। तो भैया देखो R इज इक्वल टू ρL/A में वैल्यू रखें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻8। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है सर 1, और एरिया कितना है, एरिया है सर 2 इंटू 10⁻6। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 1.7/2 लिख लेते हैं, पावर को अलग सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻8 इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻2। तो इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 0.85। तो 0.85 इंटू 10⁻2 ओम जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा किसका, कॉपर वायर का। नोट कर लो भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल है भाई। ये कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है वो दे रखा है 0.6 ओम। कितना दे रखा है, 0.6 ओम। एक दूसरा कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर ये हो गया मान लो कॉपर वायर 1, और एक कॉपर वायर दूसरा है कॉपर वायर 2। दूसरे कॉपर वायर की जो लेंथ है वो पहले कॉपर वायर की लेंथ की डबल है। तो ये कह रहे हैं कि अगर उसकी लेंथ डबल है लेकिन मास सेम है, मास दोनों का क्या है भैया, मास सेम है दोनों का,
तो ये कह रहे हैं कि दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकालोगे देखो। अब भैया यहाँ पर मास सेम है, नेचुरल सी बात है, दोनों कॉपर के हैं तो कॉपर ही है, डेंसिटी तो सेम होगी दोनों की। अब अगर मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास और डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा दोनों का। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्योंकि वायर का जो हम शेप एज्यूम करते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम करते हैं। तो अगर हम वायर का सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम करते हैं तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम हम लिख सकते हैं A इंटू एल। आप लोग पाई आर स्क्वायर एल लिखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है। हम भी कभी कभी आगे न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं इसको यूज़ करेंगे। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। अब L2 दे रखा है भैया कितना, A2 दे रखा है, L2 दे रखा है सॉरी 2L1। L2 कितना दे रखा है, 2L1। तो L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा A1 अपॉन 2। ठीक है भैया। अब निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो R2 बराबर आ जाएगा रो L2 अपॉन A2। और R1 बराबर दे रखा है हमें कितना, रो L1 अपॉन A1, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो दोनों को भैया डिवाइड कर लेते हैं, नोट कर लो पहले इतना। तो देखो अगर हम डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा R2 अपॉन R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2 अपॉन रो L1 अपॉन A1। रो से रो क्या हो गया बोलो, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया सर, रजिस्टिविटी क्यों सेम थी। तो भैया तुम्हें बता चुके हैं रजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। लेंथ को डबल करेंगे तो रजिस्टिविटी डबल नहीं होगी। कॉपर के दो तुमने अलग अलग लेंथ के वायर ले लिए, दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन रजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम। रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन L1। वैल्यू रख दो। तो भैया क्या निकाला तुमने, R2 अपॉन R1, L2 की जगह 2L1, A1 है, और A2 जो है वो आ गया था A1 अपॉन 2। L1 से L1 हो गया कैंसिल, A1 से A1 हो गया कैंसिल, ये 2 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 4R1। और R1 तुम्हें दे रखा है कितना, R1 दे रखा है 0.6, तो ये हो गया 0.6, तो ये भैया आ गया कितना, 2.4 ओम। मतलब दूसरे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.4 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया तो नोट कर लो भैया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पर। When a potential difference of 20 volt is applied across a resistor, it draws a current of 3 ampere. If 30 volt is applied across the same resistor, तो what will be the current? तो करंट क्या होगा। तो देखो भैया सॉल्यूशन इसका, मतलब 20 वोल्ट अप्लाई किया किसी रजिस्टर R के क्रॉस, तो जो करंट निकल के आया वो आया 3 एम्पियर भैया। तो अगर इसी रजिस्टर के अक्रॉस 30 वोल्ट अप्लाई कर देंगे, कितना अप्लाई कर देंगे, 30 वोल्ट अप्लाई कर देंगे सिचुएशन 2 में, तो करंट कितना आएगा ये पता लगाना है। तो भैया देखो पहली जो सिचुएशन है उससे हम निकाल लेंगे I बराबर V अपॉन आर। तो I बराबर V अपॉन आर, तो भैया I दे रखा है 3, V दे रखा है 20, R तो दे नहीं रखा, तो R हो गया 20/3। मतलब पहली सिचुएशन से तुम्हें पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 20/3 ओम है। ये आ गया रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस दूसरी सिचुएशन में 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है, तो करंट कितना आएगा। तो भैया I बराबर होता है V अपॉन आर। फिर से देख लो, V हो गया 30 दे रखा है,
आर दे रखा है 20/3, तो 20/3 इसको ऊपर ले आए तो 30 × 3/2 मतलब 20, सॉरी, तो ये हो जाएगा 90/20। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5 एम्पियर। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 4.5 एम्पियर। अब अगला न्यूमेरिकल देखो भैया स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो भैया अपनी स्क्रीन पे। हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज if its diameter is doubled, length remaining the same। length नहीं बदली, diameter को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखते हैं भैया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/a, और बताया था वायर यूजुअली सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन के होते हैं, और सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन जब भी होगा, सिलेंड्रिकल वायर जब भी होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कुलर होगा, और सर्किल का एरिया होता है πr²। अगर इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो डायमीटर जो है πd/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब अगर डायमीटर d है तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो हो गया ρl/πd²/4, इक्वेशन 1। अब दूसरी सिचुएशन में लेंथ उतनी ही रखी है, मतलब लेंथ तो l ही रहेगी, लेकिन डायमीटर को डबल कर दिया, मतलब डायमीटर हो गया d' = 2d, लेंथ उतनी है l' = l, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R' = ρl'/a', न्यू एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ तो उतनी ही है, एरिया हो जाएगा पाई, डायमीटर को डबल कर दिया तो d²/4, मतलब d की जगह क्या आ जाएगा, ये 2d आ जाएगा। डायमीटर को डबल कर दिया है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ρl/π, ये 4d²/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया πd², तो ये r' आ गया। अब r' का कितना टाइम्स है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड 2/1, तो ये क्या हो गया, r' बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया ρl/πd², अपॉन में ये हो गया ρl/πd²/4। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ρl/πd²। बोलो भैया आएगा कि नहीं आएगा, और ये ऊपर आ जाएगा πd²/4 ρl। तो ρl से ρl क्या हो गया, कैंसिल, πd² से πd² हो गया कैंसिल, तो r'/r = आ गया 1/4। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि भैया r' बराबर क्या हो गया, r/4 हो गया। मतलब फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया। अरे भाई नेचुरल सी बात है, r = ρl/a, अगर एरिया डायमीटर डबल करा तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो भैया अपनी स्क्रीन पे, कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम हम बना लेते हैं भैया। एक 4 ओम का रजिस्टर है, एक 6 ओम का रजिस्टर है, और एक 10 ओम का रजिस्टर है, और इनको एक 5 वोल्ट की बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दिया है। तो तुम्हें निकालना है कि भैया इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नेचुरल सी बात है, पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सबके अक्रॉस अलग अलग होता है। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो भैया उसके लिए तुम्हें चाहिए इसके अक्रॉस करंट। अरे भाई V बराबर क्या होता है, IR। तो तुम्हें R पता है लेकिन I नहीं पता है। अब तुम्हें यह भी पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं, और सीरीज में करंट जो है वो क्या होता है, सेम। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट होगा। तो अगर तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट होगा मतलब तीनों क्या नेट रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हें निकालना पड़ेगा, तभी तुम तीनों में फ्लो होने वाला करंट निकाल पाओगे। क्योंकि नेट करंट बराबर हो जाएगा नेट वोल्टेज, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो सीरीज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, सिंस द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयरफॉर द नेट रेजिस्टेंस विल बी R = R1 + R2 + R3। मतलब ये हो जाएगा 4 + 6 + 10, तो भैया ये क्या हो जाएगा 20 ओम। मतलब नेट रेजिस्टेंस इनका कितना हो जाएगा 20 ओम।
तो ये 5 वोल्ट की बैटरी इस 20 ओम के एक रेजिस्टेंस में या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में कितना करंट भेजेगी? तो I बराबर हो जाएगा V/R। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये भैया हो जाएगा 5/20 एम्पेयर, मतलब 1/4, मतलब इसे कह सकते हैं 0.25 एम्पेयर। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब इसमें भी 0.25 एम्पेयर जा रहा है, इसमें भी 0.25 एम्पेयर जा रहा है, इसमें भी 0.25 एम्पेयर जा रहा है, तो क्या हम वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो V1 बराबर हो गया IR1, तो ये हो गया 0.25 इंटू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4, तो ये कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? V2 कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा IR2, तो IR2 मतलब 0.25 इंटू 6, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1.5 वोल्ट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब तीसरे वाले के अक्रॉस यहीं पे लिख देते हैं, यहां पर कॉर्नर में। तो V3 बराबर कितना हो गया? V3 बराबर IR3 हो गया, तो ये 0.25 इंटू 10 हो गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2.5 वोल्ट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके अक्रॉस 2.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस 1.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस 1 वोल्ट, तो 2.5 और 1.5 कितना हुआ? 4, और 4 + 1 कितना हो गया? 5। मतलब इन तीनों के अक्रॉस मिला करके कितना वोल्टेज आया? बोलो 5 आया कि नहीं आया? V बराबर V1 + V2 + V3 से हमने डिराइव किया था ये रिलेशन, अगर तुम्हें याद होगा। बोलो है कि नहीं है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल बल्ब्स जिनका रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स आइडेंटिकल है तो इक्वल होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है विद अ बैटरी, और जो करंट निकल रहा है बैटरी से वो 6 एम्पियर निकल रहा है। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो टोटल करंट कितना निकलेगा बैटरी में से, वो देखना है हमें। तो देखो भैया देख लेते हैं डायग्राम इसका। एक ये है बल्ब, एक ये बल्ब है, और एक ये बल्ब है। ये तीनों बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। तो भैया जो करंट निकल रहा है जब तीनों बल्ब जिंदा हैं, जब तीनों बल्ब जिंदा हैं, तो जो करंट निकल रहा है इस बैटरी से वो कितना निकल रहा है? 6 एम्पियर निकल रहा है। तो अगर तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का? नेट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर तीनों का रेजिस्टेंस हमने इक्वल मान लिया, आइडेंटिकल दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1/R बराबर क्या हो गया? 1/R 1/R 1/R। बोलो 3/R हुआ कि नहीं हुआ? तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया? स्मॉल r बराबर हो गया R/3। स्मॉल r बराबर क्या हो गया? R/3 हो गया। इज दैट क्लियर? तो I बराबर क्या हो जाएगा? जो 6 एम्पियर दे रखा है वो बराबर क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा V अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस हो गया R/3। तो मतलब कहने का ये है कि 3V/R बराबर हो गया 6। तो V/R बराबर क्या हो गया? ये V/R बराबर हो गया 2। अब भैया एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक बल्ब फ्यूज हो गया, उसमें करंट नहीं जाएगा, तो अब 2 ही रेजिस्टेंस बचे सर्किट में। तो 2 रेजिस्टेंस बचे तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो 1/R प्लस 1/R, मतलब ये हो जाएगा 2/R। तो भैया ये हो जाएगा R/2। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अभी नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अभी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा I' बराबर V/R/2। मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू V/R, और V/R की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये 2 इंटू 2 4 एम्पियर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इस बात को हम वैसे भी समझ सकते थे, क्योंकि ये तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो यहां पर अगर V वोल्ट से 6 एम्पियर करंट जा रहा है तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो तीनों में इक्वल जाएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अब ये वाली ब्रांच फ्यूज हो गई, ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो बचा कितना? 2 + 2 4 एम्पियर। तो अगर MCQ होता तो हम इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो भैया देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है।
रेजिस्टेंस R, एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस R है, इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, 3 टुकड़े कर दिए उसके बराबर और फिर उनको पैरेलल में जोड़ दिया, तो जो कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर वायर को कट करेंगे तो उसका एरिया नहीं चेंज होगा, माइंड इट। जब वायर को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो अगर लेंथ डबल होता है तो एरिया आधा हो जाता है, माइंड इट। लेंथ डबल होता है, एरिया आधा हो जाता है, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाता है? 4 टाइम्स। R इज इक्वल टू रो L बाई A में रख के वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर वायर को कट किया है तो एरिया तो चेंज होगा नहीं, केवल लेंथ चेंज होगी। तो अगर लेंथ कम हो रही है, जैसे यहाँ पे 1/3 हो रही है, अगर 3 टुकड़े किए हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी तीनों टुकड़ों की? 1/3 हो जाएगी। तो अगर लेंथ 1/3 हो जाएगी तो रेजिस्टेंस अगर पहले R था तो तीनों टुकड़ों का रेजिस्टेंस अब R/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/3 हो जाएगा, क्योंकि एरिया इफेक्टेड नहीं हुआ है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। तो ये कितना हो गया? 9/R। और ये पलटना मत भूल जाना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स में जब पैरेलल वाला ये क्वेश्चन करते हैं तो पलटना भूल जाते हैं। तो जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में अगर हम जोड़ेंगे तो वो R/9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो भैया अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। एक सर्किट हमें दे रखा है, एक सर्किट हमको दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस है R, मतलब नहीं पता, और इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और यहां पर एक वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है, उस वोल्ट मीटर की रीडिंग है 10 वोल्ट, और एक वोल्ट मीटर यहां पर लगा रखा है, उस वोल्ट मीटर की रीडिंग है 8 वोल्ट। तो 3 बातें पूछी हैं तुमसे। पहली बात यह पूछी है कि इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। दूसरी बात पूछी है भैया इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R। और तीसरी बात यह पूछी है कि इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो भैया देखो, इस सर्किट में ये दोनों सर्किट, अगर इन वोल्ट मीटर्स को भूल जाएं तो इस पूरे सर्किट में ये जो R और 4 ओम के ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जितना करंट इसमें आएगा उतना ही करंट इसमें आएगा। इसमें कितना करंट आएगा ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है हमें। इसके अक्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो सिंपली ओम्स लॉ इक्वेशन लगा के I बराबर V/R हम पता लगा सकते हैं कि इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस में कितना करंट आ रहा है। तो इसमें आ रहा है 2 एम्पियर। अब नेचुरल सी बात है, इसमें 2 एम्पियर आ रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इन दोनों में 2 एम्पियर करंट जाएगा। इस सर्किट में सीरीज में 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब यहां पर अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो V बराबर IR से बता सकते हैं कि 10 बराबर 2 इंटू R, मतलब R बराबर कितना हो गया? 5 ओम हो गया। मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 5 ओम हो गई। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो नेचुरल सी बात है, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। मतलब ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया भैया 18 वोल्ट। कितना हो गया? 18 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो भैया, 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं। एक है 10 ओम का, एक है 20 ओम का, एक है 30 ओम का, और इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस अ बैटरी और अ सेल ऑफ 6 वोल्ट
फिलहाल हमने डायग्राम में बैटरी बना दी है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय ईच सेल, मतलब अगर इस सेल में करंट आ रहा है I1, इस सेल में करंट आ रहा है I2, इस सेल में करंट आ रहा है I3, देन व्हाट इज द करंट ड्रॉन थ्रू ईच सेल, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का एक तो तरीका पता ही है तुम्हें, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से निकाल लोगे। दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, पहले I1 निकाल लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। मतलब अगर 6 वोल्ट यहां पर लगा रखा है तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1, मतलब ये हो जाएगा 6/10 एम्पियर। I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V/R2, तो V/R2 मतलब ये हो जाएगा 6/20 एम्पियर। I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा V/R3, मतलब ये हो जाएगा 6/30 एम्पियर। तो टोटल करंट जो सेल से निकलेगा I, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 + I2 + I3। तीनों को ऐड कर लोगे, नेट करंट जो यहां से निकलेगा, भाई I1 इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है, I3 इसमें जा रहा है। अब जब तुम्हारे पास नेट करंट आ गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास है ही, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, V/I भी कर सकते हो। मतलब जो नेट करंट आएगा वो I हो जाएगा और ये 6 वोल्ट हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो नेट रेजिस्टेंस, और पैरेलल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब भैया देखो अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, कह रहे हैं एक सर्किट दिया हुआ है और कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर। सर्किट देख लेते हैं क्या है भैया। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो भैया यहां से जो करंट निकलेगा वो इस 4 ओम के सेल बैटरी रेजिस्टेंस में तो जाएगा ही जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी जाएगा। लेकिन यहां से जो 2 I करंट आएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट I1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां पर 2 हिस्से हो गए प्रॉब्लम के। पहले तो तुम्हें I निकालना है, I निकालने के बाद तुम्हें यह निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और जब तुम इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो तुम्हारे लिए I1 निकालना आसान हो जाएगा। I1 बराबर क्या हो जाएगा, this/3। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V2/3। I2 तुम्हें निकालना नहीं, I2 हो जाता V2/6, क्योंकि तुम्हें पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, यहां पर अलग होगा और यहां पर अलग होगा। और V2 निकालने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, V2 निकालने के लिए तुम्हें करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो करंट इन दोनों में मिल करके फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तुम V2 निकाल पाओगे। तो पहले हमारा टारगेट है V2 निकालना और फिर हम निकालेंगे I1, जो कि हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो भैया कैसे निकालेंगे। ये 3 और 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, ये 3 और 6 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/3 + 1/6, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो पैरेलल का R1 R2/R1 + R2। 2 रेजिस्टेंस अगर केवल दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो पैरेलल के लिए। तो 3 × 6/3 + 6 मतलब 18/9, मतलब इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। मतलब इस डायग्राम को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया भैया 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 और 6 पैरेलल में हो गए तो इनका कंबाइंड हो गया 2 ओम और यहां पर हो गया 12 वोल्ट। मतलब अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो भैया इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 4 + 2 R1 + R2 6 ओम हो गया। तो जो करंट हो जाएगा इन दोनों में मिलकर के फ्लो होगा, नेट करंट, वो हो जाएगा 12/4 + 2 मतलब 6, मतलब 2 एम्पियर।
मतलब जो यहां से करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 2 एम्पियर निकलेगा, वो इस 4 ओम में भी जाएगा और इस कॉम्बिनेशन में भी जाएगा, 3 और 6 के कॉम्बिनेशन में भी 2 ओम का करंट जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तो यहां पर जब 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, I इंटू इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है, 2। मतलब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, वो कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो रेजिस्टेंस, तो करंट कितना हो जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन ये हमारा 3, तो ये V2 कितना है 4, तो 4 अपॉन 3, क्योंकि 3 ओम के रेजिस्टेंस में हमें निकालना है, तो ये भैया हो जाएगा 1.33 एम्पियर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। अगर और न्यूमेरिकल्स की जरूरत हो तो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, विल मेक अ सेपरेट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।